हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब पर हमारी सीरीज है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चन चूज करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। क्वेश्चंस को चूज करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो, ताकि अच्छे क्वेश्चंस जो आपसे कई बार एग्जाम में छूट जाते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकें। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी से कोर्स कर रखा है पर जिनकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है, या फिर वो स्टूडेंट जो मार्क्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं पर वो अपना स्कोर इंक्रीज जरूर करना चाहते हैं, ये जो सेशंस हैं, ये जो पूरी सीरीज है डेली डोज की, ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। आज इसी सीरीज का सेशन नंबर 26 है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज के टेस्ट में टोटल में 15 क्वेश्चंस होंगे। आप चाहें तो इन 15 क्वेश्चंस को पहले टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन, जो कि अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से है, इसे डाउनलोड करके इसके डेली क्विजेस वाले सेक्शन में जाओ और वहां पर डोज 26 को अटेम्प्ट करें। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी अवेलेबल है। ये टेलीग्राम चैनल, जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है, इस पर भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन में भी पीडीएफ नोट्स वाले सेगमेंट में अवेलेबल है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी सेंड्स इट्स एम्प्लॉइज टू अब्रॉड टू वर्क फॉर अ फॉरेन क्लाइंट, इट पेज देम डेली अलाउंसेस। लिखा है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बाहर भेजती है किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए काम करने के लिए, तो वो कंपनी जो है उन्हें डेली अलाउंसेस भी देती है। अब इसकी एरर क्या हो सकती है? एरर इसकी ये है कि अब्रॉड के पहले जो प्रेपोजिशन टू आया है वो नहीं आएगा, क्योंकि रूल है कि आपको अब्रॉड के पहले कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता है, राइट। इसका लॉजिक ये भी दिया जाता है कि अब्रॉड एक एडवर्ब में आता है और एडवर्ब के पहले कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। बाकी मैं चाहूंगा कि आप इसे सिंपली लर्न कर लें कि अब्रॉड के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे आप कहें कि वो विदेश में है, तो आप ये ना कहें दैट ही इज इन अब्रॉड, गलत। ही इज अब्रॉड होगा, राइट। मैं विदेश जा रहा हूं, तो आप ये ना कहें आई एम गोइंग टू अब्रॉड। आई एम गोइंग टू अब्रॉड, ये रॉन्ग होगा। जस्ट से आई एम गोइंग अब्रॉड। आप बोलें कि वो विदेश में रहता है, then please don't say he stays at abroad, गलत। he stays abroad। तो abroad वर्ड के ठीक पहले कभी भी कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है, आइडियल यही है कि सीधे वीडियो सेशन को आप ना देखें, पहले एप्लीकेशन पे जा करके टेस्ट फॉर्मेट में इन्हीं 10 to 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जाने तो कि वेयर यू एग्जैक्टली स्टैंड। उसके बाद फिर आप इस वीडियो सेशन को देखें। सारे ही सेशंस के केस में आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। नंबर 2, सम पीपल स्टिल बिलीव, आज भी कुछ लोगों को लगता है या अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि दैट कि women cannot compete against men, कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ compete नहीं कर सकती। सर, compete करने का मतलब competition से बनता है मुकाबला करना। सर, compete against नहीं होता, compete with होता है। पुरुषों के खिलाफ नहीं compete करना होता है, पुरुषों के साथ compete करना होता है। कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि महिलाएं पुरुषों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, पुरुषों के खिलाफ नहीं मुकाबला करना, पुरुषों के साथ compete करना है। तो के साथ की इंग्लिश अगेंस्ट ना होकर के विद होती है। मूविंग ऑन, नंबर 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है, बताना है व्हेन ही अराइव्ड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज ब्रदर, जब वो अपने भाई की शादी में पहुंचा। He was dressed himself in a dark suit, तो उसने एक डार्क सूट पहन रखा था। पहली बात, अगर आप कभी भी is mr was verb के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, is mr was verb के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, तो वो इनडेफिनिट का पैसिव लिखा है। खास बात यह है कि पैसिव लिखा है
और अगर कोई वर्ब पैसिव की हो तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अगर वर्ब पैसिव की हो तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब। अब देखिए ये क्या लिखा है सर, वॉज ड्रेस्ड। ये देखिए वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। क्या है? पैसिव है। और पैसिव के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया, ये गलत कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये जो लिखा है सेंटेंस रॉन्ग है। फिर से सुन लीजिए, पैसिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। जब आप वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो इंडेफिनिट का पैसिव ही हो जाएगा, और इसलिए इसके बाद हिमसेल्फ नहीं आना चाहिए। ठीक, इसे लर्न कर लीजिए आप सभी लोग। एक्चुअली में होता ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आता है। पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाता है। तो जब वर्ब पैसिव में होगी तो बाद में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ये पहली कहानी। दूसरी कहानी, ड्रेस वर्ब। ड्रेस वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक्टिव वॉइस में है, मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूं मैं, ड्रेस वर्ब अगर एक्टिव में है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जरूर आता है। और अगर पैसिव में हो तो नहीं आता। या यूं कहिए कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है ड्रेस के बाद तो ड्रेस को फिर कैसे यूज करिए? पैसिव में यूज करिए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ड्रेस वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में है और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो गलत है। फिर से समझिए, ड्रेस वर्ब को अगर आपने एक्टिव वॉइस में यूज किया है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव जरूर लगाएं। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना चाहते हैं तो पैसिव में ले जाएं। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये जो ड्रेस्ड आप देख रहे हो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में है। ये जो ड्रेस्ड देख रहे हैं ये ड्रेस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में ही तो आता है, यानी ये एक्टिव हो गया। और एक्टिव जब है तो बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, तो ये गलत हो गया। सर ये भी एक्टिव है, ये पास्ट परफेक्ट का एक्टिव है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव होता तो ये हैड बीन ड्रेस्ड लिखा होता। क्या लिखा होता? हैड बीन ड्रेस्ड। तो ये भी क्या है? एक्टिव में। ड्रेस वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं। ना यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा है हिमसेल्फ, ना यहां लिखा है हिमसेल्फ, तो ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हो गए। ये तो पहले से ही गलत था क्योंकि पैसिव में रिफ्लेक्सिव नहीं आता। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। वही बात, ये जो ड्रेस्ड है ये भी तो सेकेंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव के बाद रिफ्लेक्सिव भी आता है। ड्रेस वर्ब के केस में जब ड्रेस वर्ब को एक्टिव वॉइस में रखते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सही है, राइट। एक्चुअली में होता ये है कि ड्रेस वर्ब को ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। तो या तो ऐसे होता है कि कोई खुद को ही तैयार कर रहा है, तो शी इज ड्रेसिंग हर सेल्फ, आई एम गोइंग टू ड्रेस माई सेल्फ। या तो वो किसी दूसरे को तैयार कर रहा होता है, जैसे पार्लर से कोई ब्राइड को तैयार कर रहा हो, या माँ बच्चे को तैयार कर रही है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो लगाइए। और आप अगर अपने आप तैयार हो रहे हैं तो यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ। जाओ और तैयार हो, क्या, गो एंड ड्रेस योर सेल्फ, गो एंड ड्रेस योर सेल्फ। तो अपने आप को आप ही तो कपड़े पहनाएंगे। एंटोनिम बताना है आपको स्पाउस का। स्पाउस का ई हटाइए तो ये जो स्पाउस बचेगा इसे बोलते हैं पति पत्नी, पार्टनर को बोलते हैं। पार्टनर वही तो है जिससे आपको लगाव है, जिसे आप अपना मानते हैं, अपने करीब रखते हैं, जिसे आप गले मिल लेंगे, जिसे आप स्वीकार करेंगे, वही तो पार्टनर है जो आपका अपना है। अब समझिए सर, इम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना। एंटोनिम बताना तो ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि स्पाउस पार्टनर को कहते हैं, पार्टनर को ही तो गले लगाया जाता है, तो उल्टा बताना ना, तो गले लगाना तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये आंसर नहीं हुआ। एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करना है, समर्थन करना, स्पीक इन फेवर ऑफ, स्पीक इन फेवर ऑफ। तो सर आप समर्थन भी तो अपने पार्टनर का करेंगे,
भाई जब आप उसे अपना मानते हैं तो उसकी तरफ से बोलेंगे भी तो स्पीक इन फेवर ऑफ, यानी कि एक तरीके से ये भी कुछ हद तक सिनोनिम है स्पाउस का। अपहोल्ड का मतलब भी समर्थन करना होता है। हाँ, जैसे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, जैसे गुजरात के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल के लिए की सजा दी और गुजरात हाई कोर्ट ने उसी सजा को सही ठहरा दिया। तो दिस इज कॉल्ड टू अपहोल्ड अ डिसीजन, अपहोल्ड अ सेंटेंस। तो समर्थन करना, जायज ठहराना, यानी कि सपोर्ट। अब समझिए, इम्ब्रेस स्वीकार करना, अपहोल्ड समर्थन करना, एडवोकेट समर्थन करना, ये तीनों ही क्यों हो जाएंगे? आंसर यही हो जाएगा। एब्ज्योर का मतलब रिजेक्ट करना होता है, त्यागना जिसको कह सकते हैं, एबनिगेट कह सकते हैं, अबॉर कह सकते हैं, अबोमिनेट बोल सकते हैं, राइट। उन सब में आप स्वीकार करो, इन सब में आप त्याग दोगे। बहुत मन से पढ़ाया जाता है आपको, इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें और छोटी छोटी बातों पे गौर किया करें। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र, नाइदर नॉर को देखते ही आप कुछ बातें सोचते हो। पहली बात कि नाइदर आया है तो आगे और ना लग पाए, कौन लगे? नॉर लगे। और दूसरी बात कि नाइदर नॉर के बाद जब वर्ब आए तो वर्ब जो है बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगे जो नॉर के बाद है, ठीक, राइट। ये दो बातें अक्सर आदमी सोचता है कि नाइदर आया है तो नॉर आए, आइदर आया है तो और आए, और वर्ब जो है बाद वाले सब्जेक्ट को मिले, यानी कि जो और के बाद है या नॉर के बाद है, वो सब यहाँ किया गया है। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र, हैज लिखा है, राजेंद्र के हिसाब से हैज आ गया, सब तो ठीक लिखा है। गलत क्या है? दियर वर्क प्रॉपरली, हेज लगाइए। हाँ, अक्सर आप नाइदर नॉर के केस में इतना दूर तक ट्रैवल नहीं करते एरर के लिए, या तो नाइदर के साथ नॉर नहीं आएगा, यही गलती हो जाती है, इसे पकड़ लेते हैं, या तो वर्ब गलत रख देते हैं, प्लूरल वर्ब कर देते हैं, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हिज लगाइए, हर लगाइए, डियर मत लगाइए, अवर मत लगाइए, तो हिज कर दीजिए। नंबर 6, द स्काई इज ओवरकास्ट। सर, ओवरकास्ट का मतलब होता है कि जब बादल छाए हुए हों, सब तरफ बादल ही बादल हो, यानी कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब जब आसमान में बादल छाए हैं तो स्टॉर्म आएगा। पहली बात, स्टॉर्म एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तूफान कोई अच्छी बात है, तूफान से तो तबाही होती है। और फिर ये तो कैटेस्ट्रॉफी भी लिखा, कैटेस्ट्रॉफी तो भीषण तबाही को कहते हैं। तो जब भीषण तबाही आ सकती है, विल सून बर्स्ट, कि ये भीषण तबाही किसी भी वक्त आ सकती है, तो आप इस बात को जानते हैं बोलेंगे, या आप ये आशा करते हैं, या आप ये इच्छा रखते हैं, ये आपको डर है कि तूफान आ सकता है, बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। अकल से काम लीजिए तो आपको डर है कि भूचाल आ सकता है, आपको घबराहट है, डर है कि बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। जानते कैसे हो? क्या हर बार जब आसमान में बादल आते तो बारिश जरूर होती? कई बार तो बादल उड़ जाते। तो जानते कैसे हो? आप एक संभावना व्यक्त कर सकते हो। और होप तो पॉजिटिव वर्ड है, हम ये आशा करते हैं सब अच्छा होगा, पॉजिटिव वर्ड। विश काल्पनिक इच्छा, मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, मेरा मन है कि ऐसा हो जाए, पर आप प्रयास नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ एक विश है। तो आपको डर है, आपको भय है कि तबाही आ जाएगी, फियर। फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज ट्राई टू पोलराइज कम्युनिटीज। ये जो सांप्रदाय, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं, दो दलों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में जो झगड़ा करा देते हैं, पोलराइज कर देते हैं, ध्रुवीकरण करा देते हैं, बवाल कटवा देते हैं। सुन रहे आप? तो तो लोगों को पोलराइज करते हैं, उन्हें बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं। कब करते होंगे? जब चुनाव आने वाले होते होंगे। अब चुनाव आने वाले, जिस चीज को आना है, एक तरीके से आना है, उसको कहते हैं राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर मतलब बस घूमिए, बस पहुंच जाएंगे, बहुत करीब जिसको कह सकते हैं, बहुत करीब, राउंड द कॉर्नर, वेरी नियर।
जैसे आपका बर्थडे 3 दिन बाद है, तो योर बर्थडे डेट इज राउंड द कॉर्नर, बस आने ही वाला है। तो जब चुनाव आने वाले होते हैं, राउंड द क्लॉक का मतलब है कि दीवार की जो घड़ी है वो गोल गोल घूमती रहती है और आप काम करते रहते हैं। इसका मतलब होता है 24 घंटे, 24/7, हमेशा, लगातार। एक पुलिस इंस्पेक्टर को काम करना होता है राउंड द क्लॉक, 24 घंटे की उसको ड्यूटी बजानी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो राउंड द क्लॉक का मतलब होता है हर समय, ऑल टाइम, ऑल टाइम। राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा फिरा करके, दाएं बाएं टहला करके, राउंड अबाउट मैनर में कहते हैं। एक होता है चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहना, एक होता है घुमाना फिराना टहलाना, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना, राउंड अबाउट। अराउंड द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया भर में, हर जगह, यहां भी वहां भी, राउंड। तो राउंड द क्लॉक हर समय, राउंड द कॉर्नर निकट भविष्य में, राउंड अबाउट लगभग, राउंड अबाउट। Every time I see someone spitting to spit, spitted or spit in public, I request them not to do so. हर बार जब मैं किसी को सार्वजनिक जगह पर थूकते हुए देखता हूं तो मैं उससे यही निवेदन करता हूं, भाई साहब ऐसा ना करें। इसमें रूल क्या लगेगा? रूल लगेगा कि सी के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो बेयर इन्फिनेटिव मतलब सीधे चुपचाप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि स्पिट हो जाएगा। तो एवरी टाइम आई सी समवन स्पिट इन पब्लिक, एवरी टाइम आई सी समवन स्पिट इन पब्लिक, आई रिक्वेस्ट देम नॉट टू डू सो। जब मैं हर बार किसी को देखता हूं कि वो पब्लिक प्लेस पे थूक रहा है तो मैं उससे निवेदन करता हूं कि वो ऐसा ना करे। अब सुनिए सर, सी ऐसा नहीं है, हियर है सी के साथ, वॉच है, नोटिस है, बिड है, इसके अलावा मेक है, हैव है, ये सब भी तो कॉजेटिव में आ जाएंगे। इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। आई सी समवन स्पिट इन ऑर्डर टू एंश्योर फास्ट सर्विस, मतलब सर्विस को फास्ट करने के इरादे से, प्लीज गिव अस ऑल द डिटेल्स एज दैट वी रिक्वायर। अगर आप चाहते हैं कि सर्विस तेज मिले आपको, तो आप हमें जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप जल्द से जल्द मुहैया कराएं, हमें वो सारी डिटेल्स आप दें। प्लीज गिव अस ऑल द डिटेल्स दैट वी रिक्वायर, हमें वो सारी डिटेल्स दें जो हमें चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। तो इसके लिए क्या आता है? एज क्विक एज पॉसिबल या एज क्विकली एज पॉसिबल। एज क्विकली एज पॉसिबल, एडवर्ब लगाइए, क्विक में एलवाई मिसिंग है, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। द वॉचमैन आस्क्ड, द वॉचमैन आस्क्ड द इंट्रूडर हु वाज ही एंड व्हाई वाज ही। एक बात ध्यान से सुने कि जब कभी भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, जब कभी भी WH वर्ड जैसे हु, whom, which, when, what, where, why, जब कभी भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो उसको एक कंजंक्शन कहा जाता है। कई बार उसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्या होता है कि जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो बन जाता है कंजंक्शन, और जब कंजंक्शन बन जाता है तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। अब देखिए, तो वाई के बाद ये जो वॉज ही आप देख रहे हैं, इसको क्या करिए सर आप, ही वॉज कर लीजिए, वाई ही वॉज। सिमिलरली हु ही वॉज, आई एम सॉरी, और यहां भी आप वाई के बाद जो वॉज ही है उसको क्या कर लीजिए, ही वॉज। हमेशा याद रखें कि WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है तो उसको रिलेटिव कहा जाएगा, और रिलेटिव का मतलब ही होता है पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। तो हु के बाद ही फिर वॉज ही नहीं, वाई के बाद ही और उसके बाद वॉज, why he was। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
who he was and why he was। 11 नंबर, परफंक्ट्री का आपको सिनोनिम बताना। परफंक्ट्री का मतलब होता है बेमन, ऊपर ऊपर, जिसको कह सकते हैं, यानी कि शैलो, सुपरफिशियल। चलो, सुपरफिशियल या बेमन जिसको आप कह सकते हैं, बेमन, बिना किसी मन के या बिना पूरे लगाव के साथ ऐसे ही करते, परफंक्ट्री। अब देखिए, असिडुअस बोलते हैं मेहनती को, हार्ड वर्किंग। असिडुअस बोलते हैं मेहनती को, हार्ड वर्किंग। इफ्यूजिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इफ्यूजिव। अब देखिए, नेसेसरी मतलब जरूरी, तो असिडुअस मतलब बहुत जो लेबोरियस है, कर्मठ है, जिसे आप जो है इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं, और आप इसे डिलीजेंट भी कह सकते हैं। हाँ, और नेसेसरी मतलब जरूरी हो गया। कर्सरी मतलब होता है ऊपर ऊपर से, कर्सरी, कर्सर चला करके देख ले, ऊपर नीचे कर्सर को लेके गया और सब समझ लिया। लैपटॉप की बटन से जो है डाउन एरो जो होता है, कर्सर को ऊपर से नीचे ले आएंगे तो आप हल्का हल्का देख लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जान पाएंगे ना, तो एक तरीके से बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा बस। तो परफंक्ट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परफंक्ट्री, शैलो या फिर सुपरफिशियल। और इसी का ठीक उल्टा असिडुअस, मेहनती मतलब असिडुअस। शशि सेठ, प्रिया मस्ट गो टुमारो, प्रिया को कल जाना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, मस्ट के केस में कभी कभी नो चेंज आता है, और कभी मस्ट को मस्ट नहीं मानते, क्या मानते हैं, हैव टू मानते हैं। मस्ट मानते नहीं, उसको हैव टू मानते हैं। देखिए, साक्षी ने कहा कि प्रिया को कल जाना चाहिए, साक्षी ने कहा कि प्रिया को कल जाना चाहिए, तो ये कोई अजम्पशन नहीं है। अगर अजम्पशन हो, कल्पना हो, तो फिर नो चेंज, अजम्पशन के केस में। और अगर ये कंपल्शन के केस में है, ये तो तय है, होना ही होना है, तो फिर आप जो है मस्ट को हैव टू माने। फिर से सुन लीजिए, अगर मस्ट के माध्यम से आप कल्पना की बात कर रहे हैं तो एज माने मस्ट को। और अगर मस्ट के साथ आप एक बाध्यता जोड़ रहे हो तो फिर आप उसे हैव टू लगा लें। कोई कह रहा है मुझे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी होगी, कंपल्शन, आई मस्ट या आई हैव टू, आई मस्ट या फिर आई हैव टू, इस तरीके से। और जैसे कहा जाए कि दो तीन थाली में भोजन परोसा गया, एक थाली में खाना कुछ ज्यादा था, तो कहा गया कि जरूर ये थाली जो है भैया की होगी, जरूर ये थाली जो है भैया की। तो ये क्या है, अजम्पशन है, हो सकता हो सकता है ना हो। देखिए, अब आप इस केस में प्रिया को कल जाना चाहिए, तो ये एक तरीके से जो है अजम्पशन नहीं है, ये पक्की बात है कि ऐसा उसको करना ही होगा, तो वुड हैव टू करिए। देखो क्या है कि मस्ट को फिर हैव टू मानिए, और जैसे टुमारो की वजह से ये फ्यूचर हुआ, तो टुमारो की वजह से जब फ्यूचर हुआ तो ये हो गया विल हैव टू, और इसी विल हैव टू को जब टोल्ड से बदलोगे तो सब तो वही रहेगा, विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। फाइनली क्या हो गया, वुड हैव टू, क्या हो गया सर, वुड हैव टू। ऑप्शन नंबर बी। इन डायर स्ट्रेट्स, इसका मतलब होता है मुसीबत में होना, जहां से बच के निकलना बहुत कठिन हो रहा हो। डायर स्ट्रेट्स, बेसिकली स्ट्रेट जो है एक बहुत सकरा सा रास्ता होता है, पानी का ही एक सकरा सा रास्ता होता है, जो बेसिकली दो वाटर बॉडीज को आपस में मिलाता है। समझ रहे हैं, एक इधर वाटर बॉडी है, एक देखिए ये इधर वाटर बॉडी है, और ये बीच में स्ट्रेट बन गया, तो ये दोनों को मिलाता है, दोनों, इसका पानी उसमें, उसका पानी इसमें, ऐसे ये करता है।
तो अब आप समझिए, अगर आप एक सकरे रास्ते में हैं तो चांस होता है ना कि आप लड़ जाएं, गिर जाएं, होता है ना। तो इस वजह से तो जो है डायर स्ट्रेट्स का यही मतलब है कि मुसीबत में होना, वेरी बैड सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन। अ स्मॉल ट्रैवलिंग बैग और सूटकेस, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो एक ट्रैवलर बैग लेके चलते हैं, व्हील वाला छोटा सा एक बैग लेके चलते हैं, उस बैग को क्या कहते हैं? अब बताइए। स्टब, स्टब बोलते हैं बेसिकली सिगरेट या पेंसिल का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टब, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिगरेट या पेंसिल का वो हिस्सा जिसे आप लिख नहीं पाते, वो स्टब कहा जाता है। वलीज का मतलब ही होता है ट्रैवलिंग बैग, ट्रैवल बैग, छोटा सा एक बैग ले लिया व्हील चेयर वाला, उसमें कपड़े रखे और घूमने चल दिए, ये वलीज कहा जाता है। वार्डरोब तो कपड़े रखने की अलमारी है, ट्रैवलिंग बैग तो ही ना, वार्डरोब तो कपड़ों को रखने की अलमारी है। कीप, और कंटेनर आप जान रहे, कंटेनर एक बड़ी सी चीज होती है ड्रम टाइप से जिसमें कुछ रखा जाता है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो स्टब है, और जो ट्रैवलिंग बैग है वो वलीस है, जो घर में अलमारी है कपड़े वाली वो वार्डरोब है, और ऐसे बाल्टी ये सब कंटेनर में आ जाता है। वलीस आंसर हो गया। द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू अ वाइडर एंड रिमोट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो अपनी सेवाएं देने का जो तरीका है, इसको दूर दूर तक अगर आप अपनी सेवाएं दे तो चलिए। ओवर रीच का मतलब क्या होता है? ओवर रीच का मतलब होता है जब आप अपनी हद से बाहर आ रहे हो। इसमें लिखा है कि आपको दूर दराज में जो लोग बैठे हो वहां तक अपनी बात पहुंचानी, वहां तक अपनी मदद पहुंचानी है, तो इसको सर रीच आउट कहते हैं वर्ब के रूप में, रीच आउट वर्ब के तौर पे, और आउटरीच कहते हैं नाउन के तौर पे। आउटरीच। ब्रीच नियम को तोड़ना, ब्रीच मतलब नियम को तोड़ना, वॉलेट करना रूल्स को। ओवर रीच का मतलब होता है कि हद कर दिया आपने, आगे बढ़ गया आप। ओवर रीच का ये मतलब होता है कि आप अपनी सीमा से, तय सीमा से बाहर चले आए, ओवर रीच इसको कहा जाता है। जैसे कि जब बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे वर्डिक्ट दे दिए, ऐसे फैसले सुना दिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद नहीं आए, तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये न्यायिक, इसको मतलब जुडिशियल ओवररीच कहेंगे, कि ये आप अपने क्षेत्र से बाहर आकर के काम कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो ये जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। ब्रीच नियम कानून को तोड़ना, और आउटरीच का मतलब होता है अपनी बात 10 लोगों तक पहुंचाना, यही रीच आउट हो सकता है। कॉज मतलब किसी भी काम का कारण हो सकता है, राइट। सेशन यहीं पे ओवर हो जाता है। पूरा सेशन जिन लोगों ने देखा उन्हें थैंक यू, और वो फीडबैक बॉक्स में जाकर के अपना फीडबैक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।